नमस्कार, न्यूज एट 10 में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता आज से लागू। दोनों देशों के बीच बढ़ेगा व्यापार। भारत की 99% टैरिफ लाइन पर होगी जीरो ड्यूटी। नई दिल्ली में आज से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार सौश्रुतम 2026 का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी उद्घाटन। आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के सामंजस्य पर होगा विमर्श। कल से शुरू होने वाली पुरी की विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में। आज तीनों रथों को रथखला से लाया जाएगा श्री मंदिर के सामने। अमेरिका ने होर्मुज में फिर से शुरू की नाकाबंदी। जहाजों से 20% टोल वसूली के फैसले पर ट्रंप का यू टर्न। पश्चिमी एशिया देशों के लिए सुझाया नया बिजनेस प्लान। और स्पेन पहुंचा फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल में। एक तरफा सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से दी करारी शिकस्त। ओयर जाबल और पोरो ने दागे एक-एक गोल। शुरुआत भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते CETA के बारे में जानकारी से, जो कि लागू हो गया है। और इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के साथ ही निवेश बढ़ाना और कारोबारी लागत को कम करना है। CETA से भारत को निर्यात के लिए बड़ा बाजार मिलेगा। भारत के सामान पर जीरो टैरिफ होने से ब्रिटेन में बिकने वाले भारतीय सामान सस्ते होंगे, जिससे निर्यात तेजी से बढ़ेगा। अब भारत की लगभग 99% टैरिफ लाइन को ब्रिटेन में जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेगा। जीरो ड्यूटी होने से भारत का सामान दूसरे देशों के सामान के मुकाबले ब्रिटेन में ज्यादा प्रतिस्पर्धी होगा, जिससे निर्यात बढ़ेगा। इससे उद्योगों को नए ऑर्डर मिलेंगे और भारत में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। भारत ब्रिटेन के बीच हुआ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत पेशेवरों के लिए भी नए रास्ते खोलेगा। डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन यानी DCC लागू होने से भारतीय पेशेवरों को बड़ी राहत मिलेगी। भारत यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते से भारतीय निर्यातकों को बड़ा लाभ होगा। यूके बाजार में भारतीय उत्पादों को बेहतर पहुंच यहां पर मिलती नजर आएगी। इस व्यापार समझौते के बाद कई क्षेत्रों में टैरिफ घटकर होंगे 0। जहां पर पहले टैरिफ हुआ करता था, अब बिना टैरिफ के ये सब सामान यूके के बाजार में नजर आएंगे। भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी। किस तरह से हम एक कॉम्पिटिटिव बाजार में अपनी धाक जमा सकते हैं, इसका अवसर यहां मिलेगा। MSME किसान और श्रमिकों को मिलेंगे नए अवसर, तो वहीं पारंपरिक कारीगरों और उद्योगों को भी लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। बात करें संवेदनशील क्षेत्रों की, तो कृषि क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान की गई है इस समझौते के तहत। तो वहीं डेयरी, अनाज और मिलेट्स क्षेत्र को भी रखा गया है सुरक्षित। बात हो खाद्य तेल, तिलहन और सब्जियों की, तो उन्हें भी संरक्षित किया गया है इस समझौते के तहत। आइए सेक्टर के हिसाब से आपको समझाते हैं कि इससे किस सेक्टर को कितना फायदा होगा। सबसे पहले बात गारमेंट सेक्टर की। 1143 टैरिफ लाइनों पर ड्यूटी यहां पर खत्म हुई है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में भी फायदेमंद साबित होगा। साथ ही तिरुपुर, सूरत, लुधियाना, पानीपत, मुरादाबाद, भदोई जैसे जो क्लस्टर्स हैं, उनको भी बढ़ावा मिलेगा। नए निवेश और रोजगार के भी अवसर बढ़ते हुए नजर आएंगे। साफ तौर पर जो भारतीय परिधान है, गारमेंट्स हैं, भारतीय हस्तशिल्प है, हैंडीक्राफ्ट्स है, उसका बहुत ही बड़ा विदेशी बाजार है और इस समझौते के तहत उन्हें और भी फायदा मिलेगा।
इस समझौते से अगर हम बात करें इंजीनियरिंग सेक्टर की तो उसको भी बड़ा फायदा होने जा रहा है। इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट्स में भी बड़े फायदे की उम्मीद यहां पर की जा रही है। भारत से इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है यूके और अब उसमें ड्यूटी भी घटा दी गई है। करीब 193 बिलियन डॉलर का होता है इंपोर्ट। ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस से फायदेमंद डील्स यहां पर साबित होंगी और कई प्रोडक्ट्स में जीरो ड्यूटी एक्सेस से बहुत बड़ा फायदा होगा। यानी कि जो भारत के मैन्युफैक्चरिंग हब हैं उन्हें यहां पर मजबूती मिलती भी साफ तौर पर नजर आएगी। अगर हम बात करें इंजीनियरिंग सेक्टर की, बात हो कृषि सेक्टर की, तो कृषि और फूड सेक्टर की बात करें तो उसे भी बहुत फायदा होगा। एग्रीकल्चर, प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट में मिलेंगे नए अवसर। बाजार पूरी तरह से खुल गया है। अधिकांश कृषि उत्पादों को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। 97.3% प्रोसेस्ड फूड पर भी ड्यूटी खत्म हो गई है। अंगूर, शहद, मसालों की निर्यात को बढ़ावा होगा, तो वहीं कृषि निर्यात को भी मिलेगा इसका भरपूर फायदा। एक और अहम सेक्टर है वो है सी फूड सेक्टर, यानी कि हमारे मरीन प्रोडक्ट्स। मरीन प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें भी नए अवसर खुलते हुए नजर आएंगे। सी फूड पर 20% तक ब्रिटिश टैरिफ खत्म हो गया है और ऐसे में जो फ्रोजन झींगा है, मछली है, अन्य समुद्री उत्पाद हैं उनको फायदा मिलेगा। तटीय राज्यों को भी मिलेगा इस डील का विशेष लाभ, जहां बहुत ज्यादा सी फूड का जनरेशन किया जाता है। एक और महत्वपूर्ण सेक्टर है जिसे फायदा मिलेगा और वो है ऑटो उद्योग का, यानी कि ऑटो उद्योग को भी अब नई रफ्तार मिलती हुई नजर आएगी। छोटी सस्ती ईवीज की अगर बात करें तो शुरुआती वर्षों में सुरक्षा प्रीमियम गाड़ियों को धीरे धीरे टैरिफ में राहत मिलेगी, यानी कि घरेलू जो ऑटो उद्योग है उसको यहाँ पर सुरक्षित किया गया है, लेकिन साथ ही जो ग्लोबल इंटीग्रेशन है उसको बढ़ावा मिलेगा। ब्रिटेन की गाड़ियां यहाँ पर आएंगी भारत में, लेकिन उन पर भी एक गैप लगाया गया है, एक मैप लगाया गया है और उसके बाद ही वो भारतीय बाजार में एंटर कर पाएंगे। अगर बात करें इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए, भारत मालदीव्स मुक्त व्यापार समझौते के लिए भी जो वार्ता थी वो पहले दौर में सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वार्ता पिछले सप्ताह वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने सभी पहलुओं पर ठोस प्रगति की और कई मुद्दों पर व्यापक सहमति बनी। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 और 26 में $771 मिलियन से अधिक का था। वर्ष 2024 और 25 में ये $679 मिलियन था। इसमें 13.5% से अधिक की बढ़ोतरी हुई। प्रस्तावित समझौते से बाजार पहुंच बढ़ाकर, निवेश को सुगम बनाकर, अधिक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देकर और दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की उम्मीद है। भारत मालदीव द्विपक्षीय व्यापार पर नजर डालें तो अगर हम बात करें 2025 और 26 की, तो $771.76 मिलियन का यहां पर बाजार और व्यापार हुआ था। 2024 और 25 पर अगर हम जाएं तो $679.70 मिलियन का व्यापार हुआ। द्विपक्षीय व्यापार में 13.54% की वृद्धि, यानी कि साफ तौर पर एक साल में देखी गई। और आज अगर नई दिल्ली में स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में 17 जुलाई तक आयोजित होने वाले 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार सौश्रुतम 2026 का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। ये आयोजन सुश्रुत जयंती के अवसर पर किया जा रहा है। इस अवसर पर आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव, दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी और आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा मौजूद रहेंगे। सेमिनार में आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के समन्वय पर विचार विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन के दौरान NCISM की आयुर्वेद स्नातक महिलाओं के करियर पर आधारित राष्ट्रीय अध्ययन रिपोर्ट जारी की जाएगी। साथ ही 14.5 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित अत्याधुनिक 3 टेस्ला हाई फील्ड MRI प्रणाली का भी उद्घाटन किया जाएगा। सम्मेलन में थाईलैंड, इजराइल, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, श्रीलंका, इंडोनेशिया, नेपाल और ग्रीस के भी विशेषज्ञ भाग लेंगे।
इसमें आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा और आधुनिक सर्जरी से जुड़े विषयों पर वैज्ञानिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। भारत आज और कल हैदराबाद में ब्रिक्स देशों के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आयोजित इस प्रमुख मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे, जिसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम बिल्डिंग रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के अनुरूप आयोजित इस बैठक में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार और श्रम बाजार का औपचारिकीकरण, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, रोजगार क्षमता एवं कौशल विकास में सहयोग तथा गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों सहित सभी श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग जैसे 4 प्रमुख विषयों पर विचार विमर्श होगा। इससे पहले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मंगलवार को हैदराबाद में 15वें ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। उन्होंने सामाजिक न्याय, जिम्मेदार नवाचार और सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा पर आधारित श्रमिक केंद्रित वैश्विक व्यवस्था का आह्वान किया। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि भारत में सामाजिक सुरक्षा का दायरा 2015 के 19% से बढ़कर 2026 में 1 अरब से अधिक लोगों तक पहुंचने की दिशा में है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय मजबूती, नवाचार, सहयोग और सततता के लिए निर्माण, समावेशी, न्याय संगत और श्रमिक कल्याण आधारित भविष्य के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,508 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। इस पैकेज की घोषणा केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद की। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दी है। इस बैठक में सड़क, रेलवे, मेट्रो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला और श्रम क्षेत्रों में 82,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाली 19 बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की समीक्षा की गई। परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए जमीन अधिग्रहण, पुनर्वास, वन मंजूरी और विभागों के बीच तालमेल से जुड़ी समस्याओं को हल करने के निर्देश दिए गए। केंद्रीय मंत्री ने काम में तेजी लाने के लिए राज्य स्तर पर एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप बनाने का भी प्रस्ताव रखा। मंत्री ने खेती को मजबूत करने के लिए कई कदमों की भी घोषणा की, जैसे फसल विविधीकरण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज का विस्तार और प्राकृतिक खेती, डिजिटल एग्रीटेक और पोषण बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर पश्चिम बंगाल के विकास को तेजी देंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों के लिए बारिश, आंधी और लू का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार उड़ीसा में मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है।
बिहार, पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भी भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे और तेलंगाना में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की आशंका है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तराखंड में भी बारिश हो सकती है। दूसरी ओर तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में लू चलने की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में गर्म और उमस भरे मौसम का भी पूर्वानुमान है। देश में जुलाई के दौरान मानसून की रफ्तार तेज होने से कई राज्यों में बारिश बढ़ी है, लेकिन अल नीनो का खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। अल नीनो से मानसून का समीकरण बिगड़ गया है और खरीफ पर मौसम का संकट मंडरा रहा है। अगर हम खरीफ बुआई की बात करें तो 91.95 लाख हेक्टेयर पीछे ये चल रही है और सोयाबीन और कपास सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। 166 जलाशयों में जल भंडारण में भी कम हुआ है और कम वर्षा वाले जिले घटकर 178 हुए हैं। जुलाई में बारिश से हालात में सुधार हुआ है। कई राज्यों में अच्छी बारिश हुई। खरीफ बुआई में तेजी की उम्मीद है। किसानों को वैकल्पिक फसलों की सलाह यहां पर दी जा रही है। मक्का, बाजरा और मूंग पर का जो बाजार है उस पर भी जोर है। अल नीनो का खतरा अभी बरकरार है। ऐसे में इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने एक एक्शन प्लान भी तैयार किया है। सरकार ने अप्रैल से ही तैयारी शुरू कर दी थी। सूखे के खतरे वाले 315 जिलों की यहां पर पहचान की गई और 111 जिलों को उच्च प्राथमिकता पर रखा गया। सभी जिलों के लिए आकस्मिक योजना तैयार की गई और पुनर्बुआई के लिए भी एक योजना यहां पर दी गई। अतिरिक्त बीज भंडार भी सुरक्षित यहां पर किए गए। साथ ही अतिरिक्त बीज भंडारों को पहले से सुरक्षित करने के साथ साथ पीएम फसल बीमा और केसीसी पर जोर यहां पर रहा सरकार की ओर से। उर्वरकों की उपलब्धता पर भी विशेष निगरानी यहां पर रखी गई और केवीके के जरिए किसानों को भी लगातार सलाह दी जा रही थी। 94,000 किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन मंजूर किए गए हैं, तो वहीं पीएम फसल बीमा पर भी विशेष जोर यहां पर दिया गया है। तो चुनौती के बीच सरकार का जो एक्शन प्लान था वो साफ तौर पर नजर आया और जमीनी स्तर पर मुश्किल की स्थिति में, चुनौती की स्थिति में एक बड़ा फायदा यहां पर किसानों को हुआ। और अगर हम बात करें तो देश भर में 731 केवीके केंद्र इस वक्त सक्रिय हैं और दिल्ली में अल नीनो मॉनिटरिंग सेल का भी गठन यहां पर किया गया और केंद्र राज्य स्तर पर लगातार समीक्षा जारी रही। बेहतर समन्वय को ध्यान में रखते हुए किसानों की पूरी मदद करने की कोशिश यहां पर सरकार की रही। ऐसे में सरकार का कहना है कि उद्देश्य केवल मौसम की चुनौती पर नजर रखना नहीं, बल्कि समय रहते हस्तक्षेप कर किसानों की फसल, आय और खरीफ उत्पादन को संभावित नुकसान से बचाना भी है। ऐसे में खेत से किसान तक के लिए सुरक्षा कवच तैयार किया गया है। जल संरक्षण कार्यों में तेजी के निर्देश यहां पर दिए गए, जिसमें तालाब, चेक डैम और जलाशयों पर खास फोकस रहा। कम पानी वाले फसलों को बढ़ावा मिलता हुआ नजर आया और एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए भी खेत से किसान तक एक सुरक्षा कवच दिया गया। कॉल सेंटर के जरिए किसानों को लगातार मार्गदर्शन दिया गया। तो वहीं पशुओं के चारे की अग्रिम तैयारी भी कर ली गई कि अगर मौसम के चलते अगर पशुओं के चारे में कमी पड़ी तो वो भी किस तरह से पूरी की जा सके, इसको लेकर यहाँ पर किसानों का मार्गदर्शन किया गया। आइए अब बढ़ते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पोर्ट ब्लॉकेड मंगलवार को फिर से शुरू कर दिया है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर भारी टैक्स लगाने की अपनी धमकी से पीछे हट गए हैं। उन्होंने 20% टोल शुल्क की जगह पश्चिम एशिया के देशों के साथ नए व्यापार और निवेश समझौते का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा कि मिडिल ईस्ट लीडरशिप के साथ बहुत अच्छी बातचीत के आधार पर टोल शुल्क के बजाय अब खाड़ी देशों के बड़े निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे अमेरिका और इन देशों दोनों को फायदा होगा।
अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि ये इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े होंगे। फैक्ट्रियां, प्लांट और इक्विपमेंट यूनाइटेड स्टेट्स में ऐतिहासिक लेवल पर आएंगे, जिससे ज्यादा सैलरी वाले अमेरिकन नौकरियां पैदा होंगी। इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर हथियार ना होने की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि नाकेबंदी सिर्फ उन जहाजों पर होगी जो ईरानी बंदरगाहों से आ जा रहे हैं या जिनमें ईरान से जुड़ा कोई सामान या माल होगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ईरान को चेतावनी भी दी है कि अगर तेहरान फिर से बातचीत शुरू नहीं करता है तो अगले हफ्ते से उसके पावर प्लांट और पुलों को निशाना बनाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर ईरान ने साफ शब्दों में बातचीत फिर से शुरू होने की संभावना से इनकार कर दिया। अमेरिका ईरान के बीच वार पलटवार अभी भी जारी है। कुवैत का कहना है कि नेवी के जहाज पर ईरान के हमले में क्रू के 4 लोग घायल हुए हैं। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले से अटैक किए गए, जिससे कुवैत की नेवी के एक जहाज पर हमला हुआ, जिसमें क्रू के 4 लोग घायल हो गए। वहीं मंगलवार को ईरान ने बहरीन पर भी मिसाइल से अटैक किया। हालांकि बहरीन ने उन हमलों को आसमान में ही नष्ट करने का दावा किया है। और आइए अब देखते हैं खबरें फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई। स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फीफा विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली है। टूर्नामेंट की प्रबल दावेदार मानी जा रही फ्रांस की टीम और उसके स्टार खिलाड़ी किलियन एम्बाप्पे इस मुकाबले में कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ सके और इस शानदार जीत के बाद एंटी स्टेडियम के बाहर स्पेनिश प्रशंसकों ने जमकर जश्न मनाया। देखिए संवाददाता अभिषेक महाजन की रिपोर्ट। बहुत कम लोगों ने इस सेमीफाइनल के ऐसे एकतरफा होने की उम्मीद की थी। स्पेन ने पूरे मुकाबले में फ्रांस पर पूरी तरह दबदबा बनाए रखा और उसे वैसा समय और खुली जगह नहीं दी जिसका उसने पूरे टूर्नामेंट में फायदा उठाया था। स्पेन की आक्रामक अटैक, अनुशासित रक्षा पंक्ति और सटीक पासिंग के सामने किलियन एम्बापे भी पूरी तरह बेअसर नजर आए और मुकाबला एकतरफा हो गया। स्पेन के लिए मिकेल ओयारजाबाल ने 22वें मिनट में पहला गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। इसके बाद दूसरे हाफ की शुरुआत में पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल कर बढ़त को दोगुना कर दिया। स्पेन ने यह मुकाबला 2-0 से जीतकर 2010 के बाद पहली बार फीफा विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली। स्पेन का एक्चुअली जो डिफेंस है, पूरा बार्सिलोना का जो कोर है, वो बार्सिलोना का जो बिल्डअप है, दैट हेल्प देम अ लॉट टू बिल्ड अप एंड देम स्कोर अ गोल एज वेल। सो इसका जो बार्सिलोना का कोर है, दैट विल हेल्प देम आल्सो टू गो टू द फाइनल्स एंड एज वेल एज लेट्स होप फॉर अ विन एज वेल। स्पेन की जीत के साथ ही AT&T स्टेडियम के बाहर स्पेनिश प्रशंसकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। समर्थकों ने इस ऐतिहासिक जीत का जमकर जश्न मनाया। अब स्पेन 16 साल बाद एक बार फिर विश्व फुटबॉल का सबसे बड़ा खिताब जीतने से सिर्फ एक कदम दूर है। फाइनल में उसका सामना इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। स्पेन ने सेमीफाइनल में न सिर्फ एक बड़ी जीत दर्ज की है, बल्कि अपने इरादों का भी एक दमदार ऐलान कर दिया है। अब विश्व कप जीत से स्पेन सिर्फ एक कदम दूर है। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक महाजन, DD न्यूज, आर्लिंगटन, टेक्सास। और फीफा विश्व कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में आज देर रात मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से होगा। लियोनेल मेसी की अगुवाई वाली अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने के इरादे से उतरेगी। वहीं इंग्लैंड की टीम 1966 के बाद पहली बार विश्व कप खिताबी मुकाबले में जगह बनाने का सपना पूरा करना चाहेगी। आप देखिए इस खास रिपोर्ट को। फिलहाल न्यूज़ इन 10 में इतना ही। नमस्कार। 60 साल का इंतजार या अर्जेंटीना की बादशाहत, सेमीफाइनल में भिड़ेंगे 2 महादिग्गज, मेसी बनाम बेलिंघम की जंग।
फीफा विश्व कप 2026 अब उस मकाम पर पहुंच चुका है जहां एक छोटी सी चूक भी विश्व चैंपियन बनने का सपना तोड़ सकती है। दूसरे सेमीफाइनल में फुटबॉल जगत की दो सबसे बड़ी और ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्वी आमने सामने होंगी। एक तरफ होगी मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना, दूसरी तरफ इंग्लैंड जिसे 60 साल से खिताब का इंतजार है। इस मुकाबले में दांव पर सिर्फ जीत नहीं बल्कि विश्व कप फाइनल का सुनहरा टिकट होगा। यह मुकाबला सिर्फ 90 मिनट की लड़ाई नहीं बल्कि इतिहास, जुनून, सम्मान और विरासत की जंग है। 1986 विश्व कप में डिएगो माराडोना ने क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड का सपना चकनाचूर कर दिया था। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार अर्जेंटीना के पास लियोनेल मेसी हैं, जबकि इंग्लैंड की उम्मीदों का भार युवा सुपरस्टार जूड बेलिंघम और कप्तान हैरी केन के कंधों पर है। दूसरे सेमीफाइनल में पूरी दुनिया की निगाहें मेसी पर होंगी। 8 गोल के साथ गोल्डन बूट की दौड़ में किलियन एम्बाप्पे के साथ उनकी रोमांचक दौड़ चल रही है। इस टूर्नामेंट में मेसी विश्व कप इतिहास के सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि अपने शानदार करियर में मेसी ने कभी इंग्लैंड का सामना नहीं किया। ऐसे में पहली भिड़ंत सीधे विश्व कप के सेमीफाइनल में होना इस मुकाबले को और भी ऐतिहासिक बना देता है। हालांकि इंग्लैंड की टीम भी इस बार बदली हुई और बेखौफ नजर आ रही है। युवा स्टार जूड बेलिंघम लगातार 2 नॉकआउट मुकाबलों में 2-2 गोल दागकर इतिहास रच चुके हैं। 1986 में माराडोना के बाद ऐसा करने वाले वो पहले खिलाड़ी बने हैं। कप्तान हैरी केन भी 6 गोल के साथ शानदार फॉर्म में हैं और किसी भी पल मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। दोनों टीमों ने इस विश्व कप में सिर्फ अपने खेल से नहीं बल्कि जज्बे और मानसिक मजबूती से भी प्रभावित किया है। मुश्किल मुकाबलों से निकलकर सेमीफाइनल तक पहुंची दोनों टीमें अब आखिरी दम तक लड़ने को तैयार हैं। आंकड़े भी इस महामुकाबले की कहानी खुद बयां करते हैं। इंग्लैंड 2018 के बाद चौथी बार किसी बड़े टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचा है और 1966 के बाद पहली बार लगातार 4 विश्व कप मुकाबले जीता है। वहीं अर्जेंटीना पिछले 4 विश्व कप में तीसरी बार अंतिम 4 में पहुंचा है, जो उसकी निरंतरता और विश्व कप फुटबॉल में दबदबे का सबूत है। दोनों टीमें अब तक 14 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें इंग्लैंड ने 6 में जीत हासिल की है। वहीं अर्जेंटीना सिर्फ 2 मैच अपने नाम कर पाई है, जबकि 6 मैच ड्रॉ रहे हैं। बात अगर विश्व कप की करें तो प्रतियोगिता के 5 मैचों में 3 बार इंग्लैंड ने जीत दर्ज की है, जबकि 2 बार अर्जेंटीना ने जीत हासिल की थी। अंतिम बार दोनों टीम 1998 विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आमने सामने हुए थे, जिसमें अर्जेंटीना ने पेनाल्टी शूटआउट में जीत दर्ज की थी। यह मुकाबला डेविड बेकहम के बहुचर्चित रेड कार्ड के लिए भी जाना जाता है। इतिहास, रोमांच और फाइनल का सपना, अर्जेंटीना और इंग्लैंड एक बार फिर से आमने सामने हैं और ये मुकाबला सिर्फ जीत का नहीं बल्कि फुटबॉल की विरासत को आगे बढ़ाने का भी है। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज़, अटलांटा।